नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी दी। कहा, भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। इजराइल के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी। ईरान इजराइल संघर्ष से उपजे हालात पर बैठकों का दौर जारी। ईरानी विदेश मंत्री अरागची राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पहुंचे मॉस्को। IAEA ने की आपातकालीन बैठक। कहा, कूटनीति के जरिए हो समस्या का समाधान। ईरानी संसद के होर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव पर शीर्ष सुरक्षा परिषद लेगी अंतिम निर्णय। बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी, शेयर बाजार पर भी दबाव का असर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की लगातार तनाव की स्थिति पर बारीकी से नजर। कहा, भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार, ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाएंगे आवश्यक कदम। कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी आज। आयरलैंड के कॉर्क स्थित आहाकिस्टा मेमोरियल में हरदीप सिंह पुरी ने दी पीड़ितों को श्रद्धांजलि। कहा, त्रासदी ने भारत आयरलैंड के संबंधों को और प्रगाढ़ किया। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को बताया समय की मांग। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। ये बयान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े हवाई हमलों के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का दावा किया था। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी हमलों को लेकर कहा कि अमेरिका को भी इन हमलों का करारा जवाब मिलेगा। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने सोशल मीडिया एक्स पर ईरान में किए गए ताज़ा हमलों के बारे में जानकारी दी है। IDF ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर करीब 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के किरमानशाह, हमादान और तेहरान में स्थित ठिकानों पर एक साथ हमला किया। IDF के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर करने और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही बताया कि यह ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की सेना की भी जमकर तारीफ की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, मीगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ युद्ध कर रहा है।
वेंस ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि मुझे लगता है कि हमने ईरान के कार्यक्रम को बहुत लंबे समय तक के लिए पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि लगता है कि ईरानियों को परमाणु हथियार विकसित करने में कई साल लग जाएंगे। वेंस ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के बारे में कूटनीतिक बातचीत में सद्भावना से शामिल न होने का आरोप लगाया और कहा कि इसके कारण अमेरिकी हमले हुए। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी रक्षा करने की बात कही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि वो ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी बमबारी से गंभीर रूप से चिंतित है। अमेरिका के ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल एक आपात बैठक की। बैठक के दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक साझा मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका पर एनपीटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका की कार्यवाहक प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान ने बातचीत की प्रक्रिया को लगातार बाधित किया है और वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने भी ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कूटनीति का दिखावा कर रहा है, जबकि वो मिसाइल निर्माण और यूरेनियम संवर्धन जैसे कार्यों में लगा हुआ है। साथ ही रूस के प्रतिनिधि ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका का ये हमला वैश्विक नियमों के खिलाफ है। बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद देखने को मिले, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की राह और कठिन होती दिख रही है। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज ब्रुसेल्स में आयोजित होगी। बैठक में इजराइल ईरान संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा परिषद चीन से संबंधित नीतियों और यूरोपीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। माना जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ये बैठक अहम होगी। इस सब के बीच ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल के समुद्री जहाज़ों के प्रमुख मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी। होर्मुज जल डमरू मध्य को अगर बंद किया जाता है तो तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा और महंगाई भी बढ़ेगी। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चा तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। कनिष्क त्रासदी की आज 40वीं बरसी है। आयरलैंड के कॉर्क स्थित आहाकिस्ता मेमोरियल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयरलैंड के पीएम भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने बम विस्फोट से उड़ा दिया था। ये घटना आयरलैंड के कॉर्क तट के पास हुई थी, जिसमें विमान में सवार सभी 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। ये अब तक की सबसे घातक आतंकवादी घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने न केवल भारत बल्कि कनाडा और आयरलैंड समेत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया था। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये त्रासदी कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक जानबूझकर किया गया जघन्य हमला था जो कट्टरपंथी आंदोलनों से जुड़े चरमपंथी तत्वों द्वारा किया गया था। We are gathered here today with deep sorrow and heavy hearts to remember the 329 innocent lives that perished on that fateful day, June 23rd, 1985, exactly 40 years ago. The tragedy was not an accident. It was a deliberate, heinous attack carried out by extremist elements associated with fringe and radical movements who sought to weaken and still seek to weaken countries by such actions through terror.
आगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद आज भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, जिसे कई देश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। Terrorism and extremism remain a very real present-day threat, one that many of our countries know very well. What is often forgotten is the terrorist takes away the most fundamental of rights, the right to life. And whether the act is committed on 9/11 or 26/11 or Pahalgam, the effects are exactly the same. Innocent lives of people who have nothing to do with the differences that might emerge end up laying down their lives. दक्षिणी फ्रांस के कैंप लार्जेक ला कैवेलरी में भारत फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 8 चल रहा है, जिसमें दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों ने आपसी तालमेल और विश्वास को बढ़ाने के लिए अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से जम्मू और कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी और फ्रांसीसी सेना की 13वीं फॉरेन लीजन हाफ ब्रिगेड ने हिस्सा लिया, जिसमें लड़ाकू शूटिंग, बाधा पार करना, संयुक्त योजना अभ्यास जैसी गतिविधियां शामिल रहीं, जिसमें भारतीय सेना ने अपनी नई पीढ़ी की मॉड्यूलरिटी और सटीकता का प्रदर्शन किया। फ्रांसीसी टुकड़ी ने अपनी सटीकता, बहुमुखी प्रतिभा और मजबूती के लिए प्रसिद्ध फ्रंटलाइन हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया, जिसमें लाइव फायरिंग और सामरिक युद्धाभ्यास के दौरान तालमेल ने दोनों सेनाओं की परिचालन तत्परता और युद्ध दक्षता के उच्च मानकों को दर्शाया। ये सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को दर्शाता है और क्षेत्रीय स्थिरता, तकनीकी सहयोग और सामूहिक सुरक्षा उद्देश्यों के प्रति साझा सहयोग की पूर्ति करता है। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को हुए उपचुनाव के नतीजे अब तकरीबन साफ हो गए हैं। गुजरात की 2 सीटों में से 1 सीट सत्ताधारी भाजपा ने जीती है, जबकि 1 आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। कड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा उर्फ राजू भाई ने कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा को 39,000 से अधिक मतों से पराजित किया, जबकि गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने भाजपा के किरीट पटेल को 17,500 मतों से पराजित किया। केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के ए शौकत ने माकपा के एम स्वराज को 11,077 वोटों से हराया। उधर पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 10,637 मतों से हराया। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की अलीफा अहमद भाजपा के आशीष घोष से 22 राउंड की गिनती के बाद 50,000 से भी अधिक मतों से आगे चल रही हैं। कालीगंज में अभी एक और राउंड की गिनती बाकी है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक के जलालपुर में रहने वाले हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने पिछले 629 वर्षों से आयोजित किए जा रहे रथ यात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कालियाचक का जलालपुर रथ यात्रा उत्सव सद्भाव का मिलन स्थल है। पश्चिम बंगाल पुलिस के इस फैसले को लेकर दक्षिण मालदा के भाजपा संगठनात्मक अध्यक्ष अजय गांगुली ने कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का अनुसरण कर रही है। उनका दावा है कि ये रथ यात्रा उत्सव देवोत्तर भूमि पर हो रहा है। पुलिस भू माफियाओं को इसे जब्त करने में मदद करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान की स्थिति के संबंध में एक आपातकालीन बैठक की। एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने बैठक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संबोधित किया। ईरान की स्थिति के संबंध में महानिदेशक ने कहा कि ईरान, इजराइल और पश्चिम एशिया को शांति की आवश्यकता है। ईरान इजराइल संघर्ष का समाधान युद्ध से नहीं, कूटनीति से होना चाहिए। We are meeting today in the midst of a serious conflict involving 3 IAEA member states, during which Iran's nuclear sites are coming under attack. The weight of this conflict risks collapsing the global nuclear non-proliferation regime. But there is still a path for diplomacy. We must take it. Otherwise,
violence and destruction could reach unimaginable levels, and the global non-proliferation regime that has underpinned international security for more than half a century could crumble and fall. और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एलआईसी लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक इस वर्ष दिनांक 4, 5 और 6 जुलाई 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही है। ये बैठक दिल्ली के केशव कुंज संघ कार्यालय में होगी। देश भर के सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक एवं क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक बैठक में उपस्थित रहेंगे। संघ की संगठन रचना में कुल 11 क्षेत्र एवं 46 प्रांत बनाए गए हैं। इस बैठक में संघ प्रेरित विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। डॉक्टर मुखर्जी जी राष्ट्रीय एकता के सच्चे सूत्रधार थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में विभाजनकारी तत्वों से कभी समझौता नहीं किया और सत्ता को तिलांजलि देकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना से देश को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाला राजनीतिक विकल्प दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। मातृभूमि के ऐसे सच्चे उपासक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन असंख्य भारतीयों को युगों युगों तक मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। एक प्रतिष्ठित राजनेता, विद्वान और देशभक्त, उन्होंने अपना जीवन भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके आदर्श राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम को भारत का अहम हिस्सा बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 72वें पुण्यतिथि पर सभी जगह हमारे लाखों कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं,
इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि एक देश के अंदर दो व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं। श्यामा प्रसाद जी के विचारों को आज भी हमें प्रेरित करता है। उसी को पथे करके हम लोग आगे बढ़े। हमारी शासन उपभोग के लिए नहीं, हमारी शासन चंद लोग जनप्रतिनिधि बनके अच्छे हो जाए इसीलिए नहीं है। हमारी लोगों के साथ समर्थन जो मिला है, लोगों की जो समर्थन मिला है, हमारी दायित्व बनती है। हमारी विरासत में जो विचार हमको मिली है और हमारी विचार में भारतीयता की जो तत्व भरा पड़ा है, उसी को आगे शासन प्रणाली में परिवर्तित करना, इसकी सबसे प्रेरित करने वाला नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि ये कश्मीर हमारा है, तो उस समय की सरकारों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सरकार देश की प्रगति के लिए सोचती नहीं थी। आज सही मायने में वर्षों बाद जो इस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा दी गई। जब धारा 370 देश से हटाई गई, ऐसा साहसिक कार्य, ऐसा निर्णय लेने वाली सरकार सच मायने में श्यामा प्रसाद जी के चरणों में वही पुष्पांजलि है। उनकी दी हुई शिक्षाओं को लगातार देश में और जनता के बीच में पहुंचाने के काम कि राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद कुछ भी आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अन्य भाजपा नेताओं के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व में लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति तय करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान के सपने को पीएम मोदी ने पूरा किया है। आज हर बूथ के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान बनाए गए, 2 प्रधान बनाए गए, 2 निशान बनाए गए और इन सब का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, उस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI का 12वां राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए और उन्हें संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में अभिलेखों का इतिहास बहुत पुराना है। ICMAI भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
ICMAI प्रतिभा पेशेवरों को भी तैयार कर रहा है जो कॉरपोरेट क्षेत्र के आयातकों के साथ व्यवसायों की मदद करेंगे। The practice of accounting has a long history in India. Kautilya's Arthashastra offers detailed guidance on account keeping, not only for the kingdom's treasury but also for its manufacturing units. It speaks of the cost factor too, and its lessons can be easily applied to today's governments and private corporations. Throughout history, accountants have enjoyed high esteem in our society. This institute is the largest cost and management accounting body in the world, with about 1 lakh qualified CMAs and around 5 lakh students pursuing the CMA course. It has also been nurturing talent, producing cost accounting professionals who help businesses achieve cost competitiveness. पीएम मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक देश सिकल सेल एनीमिया से मुक्त हो। उनकी इस लड़ाई में हथियार बन रही है देशी तकनीक और सस्ती जांच। इसके जरिए सिर्फ 100 रुपये से कम में सिकल सेल एनीमिया की पहचान हो रही है। साथ ही 10 मिनट में नतीजे भी सामने आ रहे हैं। ये जांच किट विकसित की है ICMR के वैज्ञानिकों ने। सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ICMR ने एक शोध एवं उपचार संस्थान बनाया है। देखते हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल की लैब से ये खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जाते हैं और आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। विश्व में हर साल लगभग 3 लाख बच्चे सिकल सेल विकार के साथ जन्म लेते हैं और इनमें से आधे से अधिक 5 साल की आयु तक नहीं पहुंच पाते। पति पत्नी में समान सिकल सेल आनुवांशिक जीन की वजह से यह विकार भ्रूण अवस्था में ही पनपता है। शुरुआत में सामान्य रोग के लक्षण दिखने के बाद धीरे धीरे यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। सिकल सेल एनीमिया पर शोध एवं उपचार के लिए केंद्र सरकार ने 2022 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ICMR NIIS की स्थापना की। यहाँ की निदेशक डॉक्टर मनीषा मडगीकर सिकल सेल एनीमिया की गंभीरता को रेखांकित करते हुए बताती हैं कि किस तरह आज यह संस्था अपने उद्देश्य में सफल साबित हो रही है। यंग एडोलेसेंट जो बच्चे हैं उनकी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनके बीच अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाहक रहता है वो दूसरे वाहक के साथ शादी ना करे और शादी भी करे तो प्रीनेटल टेस्टिंग करे जो कि अफेक्टेड बच्चों का जन्म ना हो। पीएम मोदी ने 2047 तक देश को सिकल सेल रोग मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें रणनीतिक हस्तक्षेपों में सार्वभौमिक जांच और प्रारंभिक पहचान, जागरूकता पैदा करना, विवाह पूर्व परामर्श तथा प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर प्रभावित व्यक्तियों का समग्र प्रबंधन शामिल है। इसके अलावा ICMR के प्रयास से अब इसकी जांच बेहद सुलभ और सस्ती हो गई है। सिकल सेल को टेस्ट करना बहुत ही आसान और सुलभ बना दिया गया है। मैं आपको एक छोटा सा जो है वो आपको यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ। हमारे साथ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं। 5 मिनट के अंतराल के बाद जो है वो जो किट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये किट है। इसमें इस ड्रॉप को डालेंगे। लेस देन 100 रुपीज़ तक का ये किट पड़ता है टेस्ट। चूंकि ये रोग आदिवासी क्षेत्रों में आम है, ऐसे में चंद्रपुर में इसे लेकर समर्पित शोध संस्था खुलने से विदर्भ और मराठवाड़े के आदिवासियों को बहुत राहत मिली है। यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर लोगों का हेल्पिंग नेचर, उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया। उन्होंने सिकल सेल के बारे में अधिक जानकारी बताई, जिससे जो मन में डर था वो डर हट गया। जिस गति से ये संस्था काम कर रही है और जिस तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ पे लोगों से मिल रहा है, ये काफ़ी उत्साहजनक और सकारात्मक है। अपने सहयोगी ललित के साथ मनीष कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र।